जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ हम हाजिर हैं और उस खास खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय रैना आप सबके और हम सबके इंक्लूडिंग मी फेवरेट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। जी धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। सर, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। निकी एशिया की रिपोर्ट है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान का जो कोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि सीपैक जो है उसको उस प्रोजेक्ट को फंड करने वाला है। चाइना इससे पीछे हट रहा है। हम सब जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सपोर्टेड बाय यूएस है। ऐसे में सर इस पूरे एंगल को, ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? अंबर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितनी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो दुनिया को जिनकी दुम मरोड़ सकते हैं देशों की, वो सारे जी। अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये एक डिप्लोमेसी का बहुत एक उनके पास स्ट्रॉन्ग टूल है और उन्हें एक बार नहीं बहुत बार यूज़ किया और बड़ी बड़ी कंट्रीज के खिलाफ और फेवर में यूज़ किया। जी, ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को, जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो सीपेक 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो उसमें अगर 10% के हिसाब से जो हमारे एशियन वे ऑफ मेकिंग बनी है, ब्यूरोक्रेट, हाँ, तो आप समझिए कि 120 बिलियन से कितने 10% के हिसाब से कितना लोग कितने पैसे कमाते बेचारे पाकिस्तानी और रह गए। तो अब कुछ तो देना था लॉलीपॉप। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिटेल अभी आएंगी तो देखेंगे, जो सीपेक था ना वो सिर्फ रोड नहीं थी। सीपैक के साथ साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जनरेट हो रहा था, उसी के साथ में डैम्स बन रहे थे। इट वाज अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेज। और अगर वो इंटेंट अच्छी होती ना चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती थी। अगर ये इंसानों जैसा बिहेव करता हीरा मंडी, जो करती नहीं है। अभी भी अफगानिस्तान में भूचाल आया तो रिलीफ मटेरियल को, हमारे रिलीफ मटेरियल देने से मना कर दिया। तो जी। ये बहुत अच्छा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। और आपको याद होगा कि जब पहले इसकी शुरुआत कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन जब हाईवे प्रोजेक्ट बनता रहा, जो कराकोरम नेशनल हाईवे, जिसको हाईवे कहते हैं, उसको फिर बाद में उन्होंने सीपैक में कन्वर्ट किया। तो सीपैक में रोड एक इसका पार्ट बनी। सीपैक के बहुत सारे पहलू हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज स्टडी सेंटर्स इनसाइड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे एशियन डेवलपमेंट की जो फंडिंग है वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। बट हाँ, कि आपने बच्चे से एक लॉलीपॉप छीन लिया और एक छोटी टॉफी पकड़ा दी कि चलो तुम इसमें से 10% कमा लो। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि गवादर जो सीपैक था चाइनीज, उसका जो नर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नर्दर्न मोस्ट नहीं बट नर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू, जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनके एयरबेस पे चाइनीज का कंट्रोल था। और जहाँ ये सीपैक खत्म हो रहा था ग्वादर में, वहाँ पे इनकी चाइनीज सबमरीन बेस और उनकी नेवी आती जाती थी। और ये अंडरस्टूड था कि ये दोनों जगह पे चाइनीज कंट्रोल, और बीच में ऑफ कोर्स जो बन रहा है वो सारा चाइनीज ही था। अभी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आएगा, तो उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्कार्दू, लाइक मैंने कहा, थोड़ा ऑफसेट है, वो शायद थोड़े दिन रहे जाए पता नहीं, ग्वादर से चाइनीज को खाली करना पड़ेगा। जी। तो आपने सीपैक के बदले में सीपैक जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं इनको दिया, लेकिन मांग इतना ज़्यादा लिया कि मना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हम सीपैक की जो कॉरिडोर को पूरा करेंगे, उसमें काफ़ी जगह है जहाँ पे काम बचा हुआ है, काफ़ी जगह है जहाँ पे बलोचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बार्गेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। बलोच कर इनको अपनी करने, अमेरिकन को कौन सा करने देंगे या किसी फॉरनर को कौन सा करने देंगे। जी। बट ग्वादर से चाइनीज फुटप्रिंट, नेवल फुटप्रिंट हट जाएगा। तो उसमें फिर क्या है कि ये पूरा एक यहाँ की गेम चेंज हो जाती है। बिकॉज ग्वादर में अगर अमेरिका बैठता है तो हमारे पास तो जो है ही है, जितना भी है वो तो पाकिस्तान के अंदर बैठा हो, ईरान उसके नेक्स्ट डोर, पर्शियन गल्फ वे से निकल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है, और ये लगता क्या, ये सच है कि पाकिस्तान से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रखते हुए अमेरिका ने उनको ये प्रोजेक्ट दिया है। अब एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, जिस अमेरिका ने जहाँ भी पैर डाला है उस देश का सत्यानाश हुआ है। और हीरा मंडी का सत्यानाश तो हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं, तो सोच रहे थे कब होगा, सभी पूछते हैं, आप बोल रहे थे 2 साल से नहीं हुआ, 3 साल से नहीं हुआ। तो यही ट्रिगर्स हैं। एक ये ट्रिगर होगा, बलोच लड़ेंगे। कल आप देखें क्या हुआ, ISPP जो कि ISKP की ही बेटी है, जो बेटा है,
उसने अटैक किया एक बलोच की रैली में क्योटा में, और काफ़ी लोग उसमें मारे गए। अब सबको पता है कि ISKP और ISPP ISI पाकिस्तान का बेबी है, अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन अमेरिकन भी उसको यूज़ करते हैं ISI पाकिस्तान के थ्रू, चाहे उनका ईरान में कहीं ब्लास्ट कराना है या मॉस्को में ब्लास्ट कराना है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये टेररिज्म को अभी टेररिज्म से हराना चाहते हैं। ऐसी तो चीज़ हमने अभी दुनिया में नहीं देखी। आप टेररिज्म काउंटर को टेररिज्म फोर्स का सर ये नया तरीका, कैजुअल वे अलग ही ऑफ लेवल पे, काउंटर हाँ, टेररिज्म। कि आपने ISPP के कुत्ते छोड़ दिए BLA और उनके ऊपर, TTP के ऊपर। तो ये जो मैं सत्यानाश की बात कर रहा था या डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा था, ऐसी चीज़ें ही हैं जो देशों को बर्बाद करती हैं। और पाकिस्तान उस राह पे अभी बड़े अच्छी तरह से चल रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। जिस दिन डूबेगा तो जैसे अफगानिस्तान से उड़ के निकल गए थे, यहाँ से उड़ के निकल जाएंगे और हमारे लिए छोड़ जाएंगे पीछे संभालने के लिए। तो मैं इसको एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखता पाकिस्तानी नेशनल के एंगल से। पाकिस्तानी जर्नैलों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे आ गए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो एंटी इंडिया लॉबी, एंटी ईरान लॉबी, एंटी अफगानिस्तान लॉबी, उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी टेम्पोरली। अदरवाइज ये इस चीज़ से पीस नहीं आने वाला, इसका कोई पीस इम्प्लीकेशन का स्टेबलाइज करने का कोई नहीं, उल्टा एक गदर मचेगा बलोचों के साथ, TTP के साथ। ना बलोचों को अमेरिकन पसंद है, ना TTP को पसंद है जी। एब्सोल्युटली। लेकिन सर अगर हम इस पूरे शिफ्ट को देखते हैं तो जैसे कि आपने कहा कि बलूचिस्तान में ऑफ कोर्स जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो पैक्ट हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा और भी स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, ईरान और ये सारा पूरे इस रीजन में इनफैक्ट इस सबको कंट्रोल करने के लिए। हम भारत के अगर से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जो एंगल आ रहा है एशियन डेवलपमेंट, चाइना से एशियन डेवलपमेंट यहाँ पर आ गया है। इनफैक्ट सर हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अभी चाइना ने CPEC 2 भी अनाउंस किया था। तो ये सारी चीजें कुछ कंफ्यूजिंग लग रही हैं। क्या अब SCO से ये समझे हम कि चाइना अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है ऑफिशियली, या कुछ और किस तरह से ये सारी चीजें आ रही हैं सामने से? देखिए, इस जो जियो स्ट्रेटजी गेम चल रही है उसमें चाइना का मोटिव क्या है, वो कहता है मल्टीलैटरल वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, लैटर नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जहाँ पे एक से ज़्यादा सुपर पावर टाइप रीजनल कंट्रोल होना चाहिए, और उसमें ही चाइना का हमारे साथ क्लैश है। हम मल्टीपोलर एशिया भी बोल रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट दिया हमने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग के बाद डिक्लेरेशन आई, स्टेटमेंट आया, उसमें हमने ये लिखा कि दोनों ने सहमति दिखाई है कि दुनिया भी मल्टीपोलर होनी चाहिए, एशिया भी मल्टीपोलर होनी चाहिए। उसी स्टेटमेंट को जब चाइनीज ने इशू किया, उन्होंने लिखा कि हमने सहमति दिखाई कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए और बाकी इंटरनेशनल रिलेशन डेमोक्रेटिक होने चाहिए। तो बेसिकली वो एशिया को मल्टीपोलर नहीं चाहते, और यहीं पे सारा, जिसको कहते हैं पंजाबी में, स्यापा पड़ा हुआ है हमारे साथ। रही बात चाइना और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की, तो अमेरिका हमारे ऊपर सेंक्शन की बातें करता है, चाइना से नहीं करता, क्योंकि उसको पता अगर चाइना के साथ मैंने पंगा लिया तो उनका अपना काम ठप हो जाएगा। इनफैक्ट हम भी अगर आज चाइना को बोलते हैं कि जाओ हम नहीं करते तुम्हारे साथ ट्रेड, तो हमारा भी काम ठप हो। दुनिया इतनी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और आने वाले 5-10 साल तक रहेगी, जब तक कि ऑल्टरनेट प्रोडक्शन के पॉइंट्स और ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन्स नहीं बनती। तो इस हिसाब से देखें तो जो एक ग्लोबल रीसेट चल रहा था, जो कि हम थ्योरी में कहते थे होगा, एक दिन होगा, ग्लोबल साउथ उठेगा, शायद आ रहा, ऐसी मुश्किल है, 20 साल में नहीं बना तो अब कहाँ से बनेगा। ब्रिक्स का भी ऐसे डाउट था, तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और हिस्ट्री में अपना उसका नाम लिखा जाएगा कि वो शख्स है जिसने जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो करवा दी। अब जब हमारे पुतिन साहब और मोदी साहब और शी जिनपिंग हंस रहे थे, चाहे वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन हंस रहे थे फोटो के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा थप्पड़। उसके बाद ट्रंप चुप हो गया, हुआ है, शॉक में चला गया। बीच में खबरें आई कि वो हॉस्पिटल चला गया, वो खैर नहीं गया था। तो ये रीसेट में अमेरिका जो ऑलिव ब्रांच दे रहा है चाइना को और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, वो चाइना उस ऑलिव ब्रांच को नहीं पकड़ रहा। उसको पता है कि ये सुपर पावर मेरा सीधा कंपटीशन है, हमने लड़ना, आपस में पंगा पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, पैरेलल अपना एक रीसेट कर रहा है। उसमें अगर थोड़ा बिहेव करेगा हमारे साथ, तो रशिया, चाइना, इंडिया का एक जो, और साथ में ईरान का एक्सिस, अगले 5-6 साल में पूरी दुनिया का इकोनॉमी का, ट्रेड का नक्शा, पावर पॉइंट्स का, पावर का जो पावर सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट में आते हुए नजर आएंगे। तो इस एंगल से अगर देखें, इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें, तो क्लियर है कि CPEC 2 अनाउंस होने के बावजूद अमेरिका ने ये अनाउंस करवा दिया ताकि चाइना को जो बड़ी बची कुची जो थोड़ी होप थी, क्योंकि आप देखिए अमेरिका के अंदर घुसने से पहले क्या हो रहा था, चाइना को मार रहा था TTP नॉर्दर्न पाकिस्तान में, और नीचे मार रहे थे BLA वाले। BLA और TTP का एक अनऑफिशियल टाइप समझौता है
बिकॉज टीटीपी टोटल रिलीजियस है और बीएलए जो वो रिलीजियस के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं। तो उनका एक लूज आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया, हथियार वगैरह भी एक दूसरे खरीदते बेचते रहते हैं। तो इन्होंने मीटिंग करवाई चाइना ने पाकिस्तान की और तालिबान अफगानिस्तान वालों की काबुल के अंदर। रीज़न ये था कि जो तालिबानी अफगान है वो टीटीपी के ऊपर उनका कंट्रोल है, सीधी सीधी बात है, उनका दोनों का अमीर एक ही है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि एटलीस्ट जहाँ तक बीएलए बलूचिस्तान का इलाका शुरू नहीं होता, ऊपर जो केपीके में से गुजरता सीपैक, उसको हम पीसफुली पूरा कर लें। और ये फिर देखिए आप नीचे भी अगर सीपैक अगर आप देखेंगे तो उसकी दो शाखाएं बनती है, एक पंजाब से निकलती है और एक बलूचिस्तान, मेन तो बलूचिस्तान से निकलती है। तो शायद सोचा होगा कि ऊपर शांति हो जाएगी तो हम पंजाब वाले को डेवलप करके इंडस के ईस्ट से निकल जाएंगे। बीएलए से उनकी बात नहीं हुई थी। अब बीच में आ गया अमेरिका। तो अमेरिका ने एक एडीबी का प्रोजेक्ट अनाउंस करके पाकिस्तान के अंदर दखल दे के ये बोल के हम रेयर अर्थ निकालेंगे, हम ये वहाँ पे है कुछ नहीं, आपको पता ऑयल तो है नहीं, रेयर अर्थ डाउटफुल है, गोल्ड कॉपर और गैस है जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, वो बलोचों को निकालने देंगे नहीं निकालने देंगे वो समय बताएगा। तो अमेरिका ने बेसिकली टू स्टार्ट विथ पाकिस्तान से चाइना को डिस्प्लेस कर दिया। मगर चाइना की प्रॉब्लम ये है कि उनकी 95% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है पिछले 5 साल में चाइना से आया है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे सारे जेफ सीरीज़ के जहाज़ों को जला दो और हम आपको F-16 और देंगे। इतनी औकात अमेरिका के पास में नहीं है। पहले भी जिन्होंने अमेरिका इन्होंने दिए हैं, जो बेचे हैं पाकिस्तान को F-16 लास्ट वाले, वो जॉर्डन से यूज्ड वाले दिए थे इन्होंने। और जो पाकिस्तान ने खोए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी भरपाई अमेरिका कैसे करेगा? तो अमेरिका को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान रहे ना रहे, क्योंकि अगर उसका वेल विशर होता तो वो इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन पाकिस्तान के अंदर इस स्टेज पे नहीं करता कि आपके 7 से 8 फाइटर जहाज उड़ गए, 11 तक कह रहे हैं लोग, अवैक्स उड़ गया जो हमने ठोका। और मैं एज अमेरिकन आपको पूरी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं बची, ना मेरे पास पैसे हैं। मैं खुद, मेरी इकॉनमी नीचे चलेगी, 37-38 ट्रिलियन डॉलर का मेरे पास डेट है, उसमें से 9 ट्रिलियन डॉलर मैंने इस साल पे करने हैं अपने डेटर्स को। तो मैं अगर समझदार होता और वेल विशर होता पाकिस्तान का, और मैं अमेरिका हूँ अगर, तो मैं इस झगड़े में अभी ना पड़ता। अमेरिका स्लोली इन्होंने किया क्या, इसके अंदर कूद पड़े और पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर F-16 की जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उनका सिंबल है सेफ्टी का, वो आप कंपनसेट नहीं कर पा रहे। चाइना के 95% जो इक्विपमेंट पाकिस्तान खरीदता रहा पिछले 5 साल में, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, देने के है ही नहीं, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन जो थोड़ी बहुत हो रही है वो यूक्रेन में खाई जा रही है। और जब इसराइल की ज़रूरत पड़ती है इसराइल की तरफ से इनके पास है नहीं, कन्वेंशनल वेपनरी अभी अमेरिका के पास बची नहीं। वो पूरी दुनिया को डेटा पता है, जितना रशिया 1 महीने में प्रोड्यूस करता है अमेरिका 1 साल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये इतना फ़र्क है। तो आपने क्या किया, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को जो आज लोगों को नज़र नहीं आ रही, कल आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका यहाँ से निकल जाता है, जैसे कि निकलता है हमेशा, इराक से भागता है, अफगानिस्तान से भागता है, वियतनाम से, हर जगह से भागा है, अफगानिस्तान से पिट के गया। हर जगह से भागा है, इसका तो हिस्ट्री यही है। और पीछे पाकिस्तान बचता है जिसके पास लड़ने के लिए ना जहाज है, ना उनकी चाइनीज इक्विपमेंट की सर्विस स्पेयर पार्ट आ रही। बिकॉज अगर अमेरिका की गोद में बैठेगा तो चाइना जितना मर्जी धूर्त हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पसंद नहीं करता, वो इनको कुछ नहीं देगा। पहले आपको पता ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बात आई थी JF-35 आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि JF-35 अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है बैटल उसमें, तो वो बनेगा, उसके 2 साल ट्रेनिंग कौन करेगा। और इसमें आप बीच में इंटरेक्ट कीजिए कि इसके बीच में हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया अगले 1-1.5 महीने में। तो पाकिस्तान की मदद अमेरिका, ना तो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वहाँ पे, ना उनकी फौज है, ना वो आ सकते हैं। जियोग्राफी बहुत बड़ी चीज़ है, अमेरिकन यहाँ फंसेंगे नहीं। और हमने और इनके 10-12 जहाज उड़ा दिए। इस बार तो जो होगा तो बहुत ही घातक होगा जो ना। इज्जत है वो भी निकल जाएगी, जनाजा निकल जाएगा उसका। हाँ, तो क्या बताओ आप, दोस्त है अमेरिका, क्या दोस्त है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का अमेरिका दोस्त नहीं है, वो चाइना को धक्का मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर गेम खेल रहा है, और पाकिस्तानियों को पता है। लेकिन जिनको पता है उनकी फैमिलीज फॉरेन में सेटल्ड है, और जैसे लोग कहते हैं कि 1 वे टिकट उनकी जेब में है, तो वो भाग जाएंगे। तो फिर जो बचेगा वो देखेंगे क्या होगा। सर आपने RIC प्लस ईरान के एक्सेस की बात की, लेकिन सर अभी बीते दिनों ये भी जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में जो नेगोशिएटर है यूएस के, उन्होंने Q+ अलायंस की भी बात की थी। ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो काफी इंटरेस्टेड है रशिया के साथ संबंध सुधारने में। क्या ये जो अलायंस के स्पेकुलेशंस हैं, क्या ये पॉसिबल है कि रशिया और ईरान के बीच रशिया और अमेरिका के बीच में रीसेट हो और एक Q+ अलायंस की जो बात हो रही है, या देखो ये कैसे होगा? इम्पॉसिबल तो अंबर जी कुछ नहीं हो सकता। जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई ये कह दे इम्पॉसिबल है, वो तो
मतलब आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी रेपुटेशन पे। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन देखिए, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग तो हुई है जब अलास्का में मिले हैं, और उसके बाद एकदम से सुर बदला ट्रंप का, जो सीज फायर कर रहा था वो फिर लॉन्ग टर्म पीस सोल्यूशन पे, जो कि रशियन लैंग्वेज है। और रशिया ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोल दिया कि हमारा जो पहले दिन का जो स्टैंड था वो आज भी वही है कि नेटो इधर ना आए, एक्सपैंड ना करे, यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहे और बफर बन जाए बीच में, और उनको अपना उसको लैंड लॉक करना है यूक्रेन को, जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली अचीव कर चुके हैं रशियंस, और पीछे जाने वाले नहीं है। अगर आपने 2 सर 3 अभी तो 4 ये भी 5 खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की अगर मॉस्को आएंगे तो वहीं पे बात होगी, इस तरह की भी बातें आ रही है रशिया की तरफ से। अब हारे हुए बंदे को कहीं बुला लो, उसका क्या फर्क पड़ता है। जब आपने कल रात को 500 डिफरेंट वेपन्स ने यूक्रेन पे हमला किया है रशियन ने, तो आप ये देखिए ना, जब आप हार रहे हो तो जो जीतने वाला आपको जहां मर्जी बुलाए, वो तो आपको पोल डांस करवाए, मना कर सकते हो आप हार रहे हो। क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता लग गया कि अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका ने नेटो को बोला कि तुम्हारा पूरा नेटो यूरोप में बैठा हुआ है। अमेरिका सबसे बड़ी फंडिंग कर रहा था, पैसे अमेरिका के पास बचे सर नहीं, तो उसने इसी सब बना के लिया। बीच में भी फ्रेंच मीडिया ने ये रिपोर्ट की कि फ्रांस जो है 50,000 बेड वाला सोल्जर्स, जो वॉन्टेड सोल्जर्स हैं उनके लिए अस्पताल बना रहा है नियर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो उससे भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका इससे पीछे हटके रशिया इसमें लीडरशिप पोजीशन में आके कहीं ना कहीं वॉर को बिल्कुल। कंटिन्यू करना चाह रहा है। जिस दिन ये हुआ था ना अंबर जी, उस दिन आपसे बात नहीं हुई, उस दिन मैंने यही बोला था, बाकी दुनिया तो अपने अपना, मैंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने रशिया को यूरोप उसके हवाले कर दिया। ट्रंप ने रशिया को बोला कि ऐसा है भैया, मैं निकल रहा हूँ, मैं यूरोप को बोल रहा हूँ कि तुम 2 की जगह 5% अपनी जीडीपी का खर्च करो नेटो में। और उसने यूरोप के 7 बंदे सामने बिठा के स्कूल टीचर के क्या बोला कि मैं तुम्हें हथियार दूंगा। आज $300 बिलियन के हथियार अमेरिका ने यूक्रेन में फ्री दिए, वेराज यूरोप जो यूक्रेन को दे रहा था उसके बदले में पैसे या रेयर अर्थ की डील कर रहा था, यूके खास करके। ट्रंप ने कहा कि आज के बाद मैं आपको हथियार बेचूंगा, यूक्रेन वो हथियार खरीदेगा जिसका पैसा आएगा यूरोप से, ईयू पैसा देगा यूरोप यूक्रेन को। तो उसने अपनी सेटिंग कर ली व्यापार की। तो पहली बात यह है कि जब आप ऐसी सेटिंग करते हो तो आप चाहते हो कि लड़ाई चलती रहे, मेरे हथियार बिकते रहें, वो पहली बात होगी। दूसरी, अमेरिका की औकात नहीं है कि वो भी रशिया के साथ उलझे, तो उसने कहा ठीक है। और यूरोप के साथ जो उसका ट्रेड का जो डील हुई है वो भी बड़ा, देखो आप, बड़ी वन साइडेड डील है, और रशिया आज यूरोपियन यूनियन का ट्रंप के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया, दूसरी बात उसने बोल दिया रशिया को, तू संभाल ले, अगर बिहेव करते हैं तो सीज फायर कर ले, नहीं है तो जो करना कर रहा है, जहाँ तुम्हें ठोकना ठोक। उसको आप रिलेट करो इंडिया के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है तेल का, ट्रंप क्यों तेल तेल रो रहा है? उसको नहीं पता कि जो भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका मेजर पोर्शन यूरोप में बिकता है, और ये अमेरिका की रिक्वेस्ट पे किया गया, क्योंकि जो वेस्ट एशिया है वो यूरोप की डिमांड को पूरी नहीं कर सकता। यूरोप का मेन सप्लायर रशिया था लड़ाई से पहले यूक्रेन की। गल्फ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यूएई की 8-9 स्टेट्स है, उसमें 2 ही 3 में तेल सूख चुका है। और जो ईरान पे आपने सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसके पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, पीछे बचा सऊदीज, इराक का थोड़ा बहुत निकलता हुआ, और जो छोटे मोटे अफ्रीकन कंट्री से भी निकलता है, नाइजीरिया वगैरह से। लेकिन जो ऑयल का जो डोमिनेंस वेस्ट एशिया से थी वो हिलने लगी, बिकॉज अगर इंडिया ये रशिया वाला तेल ना बेचता यूरोप की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और यूरोप वाले मिडिल ईस्ट या अमेरिका से तेल खरीदे, जो कि ट्रंप का ये भी विजन था कि हमारा तेल खरीदे, बिकॉज ड्रिल बेबी ड्रिल। अमेरिका ने हमेशा कहा है हमारे पास जो रिजर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, और हम उसको कभी नहीं कभी रॉसनेफ्ट और उसकी जो डील भी आई थी, जो अमेरिकन कंपनी है, जी। और नहीं, उसपे मैं जो एंगल कर रहा हूँ अंबर जी, वो ये है कि जब हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा। आप ये मान के चलिए, हाइपोथेटिकली बोलिए कि मोदी जी कहते हैं ठीक है जी ट्रंप जी, मैं रशिया से तेल नहीं खरीदता, सपोज, तो मरेगा कौन? मरेगा यूरोप, क्योंकि जो तेल हम खरीद के अब यूरोप को भारत तो ये सप्लाई भी कह कर, रहा है कि आप सस्ता तेल दे दो, हम आपसे भी खरीद लेंगे। भारत तो ये भी कहने के लिए वो तो हम तैयार कह है। रहे हैं। मैं नहीं, बट अब ट्रंप का मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये ईयू की तरफ, जी कि आपने ईयू को बोला आप पेमेंट करो, मैं हथियार बेचूंगा, और यूक्रेन की पेमेंट आप करोगे। रशिया को कह रहा है, भारत को कह रहा है आप तेल मत बेचो, खरीदो रशिया से और बेचो मत। इसका मतलब भारत की जो सप्लाई लाइन यूरोप को चला रही थी आज तक, सेम रशियन ऑयल जो सीधा आता था, भी घूम के भारत से जाता है, वो भी बंद करना चाहता है। तो अगर आप यूरोपियन हो और आपने यूक्रेन की वॉर फाइनेंस करनी है, अमेरिका से हथियार खरीदने हैं, और आपका तेल बंद हो गया, ना रशिया से आ रहा ना भारत से आ रहा, तो जो गल्फ का तेल है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा, और एक हफ्ते में $125 पर बैरल, फिर 200 बैरल पहुंच जाएगा, तो आपकी तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। अमेरिका के पास अपने ऑयल रिजर्व हैं, वो तो अपना ड्रिल बेबी ड्रिल कर रहा है।
तो ये सौदाबाजी हुई है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि रशिया और अमेरिका के बीच में सौदाबाजी हुई है, लेकिन तो उसमें तो चाइना रिपोर्ट भी आई थी कि अब रशियन कंपनी रोसनेफ्ट और अमेरिकन उस कंपनी का नाम दिमाग से निकल रहा है, उसमें मैंने इनफैक्ट बात भी की थी, उन दोनों के बीच में डील की खबरें भी आई हैं ऑयल को लेके, वो जो तो डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेनिंग में भी फंडिंग की थी उस कंपनी का नाम अभी बिल्कुल। एकदम दिमाग से और निकल आप ये देखिए ना, पुतिन ने उसके मुंह पे बोल दिया कि हमारा और तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे आने के बाद 20% बढ़ गया। जी। तो इनके ट्रेड तो चल रहे हैं, आज रशियन यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो इनके न्यूक्लियर प्लांट बंद हो जाएंगे अमेरिका के। तो यस, एक अंडरस्टैंडिंग है, आज की डेट में लग ऑफ रहा है कोर्स कि सर साइडलाइंस पे अलास्का में काफी कुछ हुआ है जो अभी हमारे सामने नहीं है, धीरे धीरे नहीं वो नहीं नहीं, वो नहीं डॉट्स आता, कनेक्ट हो रहे हैं कि क्या बट वो कुछ तो वहां अभी पे। गेस्ट वक्त पे चलेगा। बट इतना जरूर है कि रशिया और अमेरिका आज लड़ नहीं रहे आपस में आज की डेट में, और ये दुनिया के लिए अच्छी बात होती अगर चाइना बीच में ना होता, बिकॉज रशिया भी डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर। जो सबसे बड़ा पे मास्टर है रशिया का, जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है और जिस रशिया को हथियार देता है वो चाइना है। तो चाइना को लगता है कि अगर इन दोनों में पीस हो जाता है तो फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कल को। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान से इसको खदेड़ा गया, चाइना को बांग्लादेश से खदेड़ा गया, चाइना से म्यांमार से खदेड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ईयू को वीक करके, यूरोपियन यूनियन को वीक करके अर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते सेंट्रल एशियन रीजन में घुसना चाहता है, जो कि रशिया और चाइना दोनों का बैकयार्ड है, और वहाँ पे फिर क्लैश होगा। तो इसलिए ये जो भी कर रहा है ना, ट्रंप कर रहा है, या चाइना कर रहा है, या पाकिस्तान कर रहा है, ये बेसिकली हमें हर दिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, वो और तो दुनिया फ्रांस की भी जो प्रिपेयर्डनेस है उससे भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी है। लेकिन सर एक बात ये है कि जिस तरह से हमने सीपैक से बात स्टार्ट की थी कि बीडीएफ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, भारत की अगर सर हम नज़रिए से बात करें तो आपको क्या इसमें भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस इसमें नज़र आ रहे हैं? हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब चाइना सीपैक बना रहा था तो वो पाकिस्तान को हमारी तरफ यूज़ कर सकता था हमारे खिलाफ, बांग्लादेश को हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता था। आज चाइना बांग्लादेश से प्रैक्टिकली आउट हो चुका है और यहाँ से निकाल दिया गया है। तो आज अगर पाकिस्तान से क्लैश होता है तो उसकी सपोर्ट में पीछे वही टर्की अजरबैजान आएंगे और अमेरिका पीछे खड़ेगा, शोर मचाएगा। वो यूएन में शोर मचाएगा तो उसको रशिया वीटो करेगा। चाइना क्योंकि इक्वेशन से बाहर हो गया तो हमारे लिए अच्छा है, और हमारे लिए अगले 5-10 साल अगर चाइना के साथ पीसफुली कट जाते हैं, जो कि हमारा मोटिव है और जो अमेरिका नहीं चाहता, अगर ये हो जाता है तो हमारी इकॉनमी तगड़ी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी नीचे आ रही है, उनके घर में और टर्माइल भी मचा हुआ है। तो 10 साल के बाद आपको ये लगेगा कि आज जो हम चाइना के आगे वल्नरेबल हैं मिलिटरली, वो हमने कवर कर लिया, इकोनॉमिकली हमने ग्रो कर लिया। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चाइना के सामने अगर 5-7 साल ये जो सिचुएशन बनी है, हमने नहीं बनाई, अमेरिका ने बनाई, कि चाइना और भारत को क्लोज कर दिया। रशिया तो हमारा पहले ही था। तो हमें इसका मौका का फ़ायदा उठा के चाइना के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमारे, मैं नहीं कहूँगा जाल में फंसे, बट वो हमारे कंट्रोल में रहे। आज से 10 साल बाद जब चाइना थोड़ा सा वीक होगा और हम स्ट्रांग होंगे, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाइना ये बना रहा ना एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला, जो आप चाइना को अपना प्रोजेक्ट। सीपे भारत के अंदर से बनाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? चाइना का डिपेंडेंस अगर हमारे ऊपर आ गई, उसका तेल ईरान से आएगा गुजरात में, गुजरात से हमारे हाईवे तो बने हुए हैं ऑलरेडी, आप ट्रांजिट फीस लो चाइनीज से, जिस दिन मन करे आप गढ़वाल में बॉर्डर बंद कर दो, उसको भी पता है, तो फिर वो पंगा नहीं लेगा। नहीं तो ये जो दोस्ती 5 साल 7 साल 10 साल चलेगी ना एक दिन चाइना आके पलटवार करेगा, उसको मल्टी पोलर एशिया नहीं चाहिए। ऑफ तो वो कोर्स। पलटवार ना करे तो उसकी दुम में पैर मत रखो, उसकी बॉडी के ऊपर पैर रखो, उसको डिपेंडेंट कर दो अपने ऊपर, और उल्टे पैसे कमाओ, ट्रांजिट फीस हाथी का पाँव उसके सीने पर रख दिया जाना चाहिए था ना। रखते हो। दुम पे रख के आप नहीं बच सकते कि दुम पे रखो, वो पलट के मारेगा कोबरा उल्टा। तो आई एम श्योर ये हमारे प्रधानमंत्री जी, एमईए जैसा ईएम सबको पता है, और वो इस पे बातें हो रही है, इसलिए कनेक्टिविटी की बातें सडनली शुरू होगी। जब उनका वांगी यहाँ आया तो जॉइंट स्टेटमेंट में कनेक्टिविटी की बात हुई। तो कनेक्टिविटी कौन सी कनेक्टिविटी? वो जो बॉर्डर पोस्ट पे वो कनेक्टिविटी थोड़ी है, वो तो ऐसे ही है गपशप। ऑफ कोर्स। कनेक्टिविटी मतलब कोई ना कोई हाईवे, कोई ना कोई लिंक बनेगा, और बनना चाहिए। उससे हम चाइना को, इसका मतलब नहीं हमको ट्रस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइना की एक हाँ, दुखती ऑफ कोर्स रग सर मैं अपने यही सवाल पूछने वाली थी क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स इनफैक्ट किसी भी कंट्री को ले लिए चाइना पर ट्रस्ट कोई करता नहीं है। तो भारत बहुत कॉशियसली इस पे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी स्टेटमेंट्स और जो भी उन्होंने बातें बोली हैं, चाहे जापान में या फिर एससीओ में, बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने बात रखी है चाइना को लेकर। उससे समझ में आ रहा है कि भारत बहुत कॉशियसली बढ़ रहा है, लेकिन चाइना जो है वो ज़्यादा भारत की तरफ आ रहा है, जिस तरह से शी जिनपिंग ने बातें की हैं, फ्रेंडली और जी। इस तरह की चीज़ें। तो अब ऐसा ना, आपके घर में सांप आ गया,
मजबूरी में आया, बारिश होगी जो भी हो, अब क्या करोगे आप? जब तक आपको पता है सांप है ना, तो आप उसको हैंडल कर लोगे। फिर आप दस्ताने पहन लो, फिर एक डंडा पकड़ लो, फिर लंबे बूट पहन लो, अगर आप उसको मारना नहीं चाहते मेरी तरह, अगर आप एनिमल लवर हैं। अगर आप जी। उसको मार के खाते हैं जो मैं पहले खाता था, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, उसको डील करना है ना, क्लियर। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर आपके घर के अंदर सांप आया और आपने कोई ऐसा नशा किया हुआ है कि आपको लग रहा है रस्सी है, और उसको रस्सी की तरह उठाओगे तो वो काटेगा। तो हमारा एडवांटेज ये है कि हम चाइना को समझते हैं, हमारी लीडरशिप चाइना को समझती है, तो डील तो करना पड़ेगा। देखिए, शादियां भी रब बनाता है, पड़ोसी भी रब देता है। अब चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत बीच में था, नेहरू जी ने उसको पड़ोसी बना दिया, अब बना दिया ना, अब हम नेहरू जी को गाली निकालें, मैं उनको गाली निकालें, वो बात की बात। आज का फैक्ट ये है, चाइना हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ आप जितना मर्जी प्यार मोहब्बत करो, लड़ाई करो, ईर्ष्या करो, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। आप देखिए, पाकिस्तान सब कुछ बदमाशी करके आज भी कहता है बात कर लो यार, बात कर लो, बिकॉज एक लिमिट के बाद ना वो पड़ोसी ही आपके काम आता है। अगर आप बिल्कुल, उसको पड़ोसी बिना गुजारा ही नहीं है, जैसा भी आपको बना के रखनी एब्सोल्युटली, पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो जब तक हमें पता कि ये सांप है, रस्सी नहीं है, जो कि मुझे पता है, आई एम वेरी क्लियर कि हमारी लीडरशिप को पता है, तो फिर ठीक है। जब तक वो है, उसकी सांप की मनी निकालने की कोशिश करो, उसको नचाने की कोशिश करो, जो मनी वो आपका आर्ट है, आप नचा भी सकते हो। कई सांपों के तो मनी टाइप भी होता है, वो मनी नहीं होती है एक्चुअली, वो जहर मोरा होता फन है जो होता कि है सर, ऐसा किंग कोबरा होता है जिसका ऐसे होता है, और हाँ, उसी के सर पे मणि लगी हुई होती है। बचपन में से वो वो तो नागिन वाली फिल्म आती थी, वो उसमें फिल्मों में, हाँ, वो ऐसा ऐसा मैं बताता हूँ क्या होता है। सांप के यहाँ पे जब बुढ़ा कोबरा बड़ा एजेड हो जाता है ना, बड़े लॉन्ग लाइफ होती जी। है इनकी, तो उसके यहाँ पे एक ट्यूमर ग्रोथ होती है यहाँ पे, ओके। जिसको अगर आप निकालोगे ना तो वो दिखता है जैसे ग्रेइश ब्राउनिश कलर का होता है। ओके। उसकी खासियत ये कहते हैं, लोग मानते हैं, और मेरे पास भी थी वो, किसी ने ले ली, कि अगर किसी को कुछ बाइट कर जाए, कल कोई जहरीली चीज़, तो आप उसके ऊपर रखिए तो वो सक कर लेता है उसको, जहर को, और उसको दूध में डालो तो निकाल ओके। देता है। लेकिन कुदरत ने एक सांप को और काम दिया है कि अगर जब बुढ़ा होता है, शिकार ना कर सकता है ना, तो उसकी क्या होता है, उसके यहाँ पे एक रात को एक शाइन, एक वो जो मनी जिसकी फिल्में बनी है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक कुदरत ने सांपों को, एक नागों को एक फैसिलिटी दी है कि रात को छोटी सी यहाँ बत्ती बलती है, जो बेसिकली ट्यूमरस ग्रोथ होती है, जिसको देख के कीड़े आते हैं। जैसे आप जंगल में मोमबत्ती जलाओगे तो कीट पतंगे हैं, तो वो सांप जी, उनको जी, जी। काटता है, खाता है, वो उसका ओके, पेट भरने का एक इंस्ट्रूमेंट है। हमने उसके ओके। ऊपर फिल्में भी अमरीश पुरी नाच नूच के सब कर लिया, वो हमारी श्रीदेवी। क्रिएटिविटी, वो हमारी क्रिएटिविटी है। बट तो हम इनको नचाएं, हम इसको डिब्बे में पैक करें, हम इसको बोरी में बांध के बाहर छोड़ के आए, वो अब हमारे हाथ में। इनिशिएटिव हमारे पास है। आपने जैसे ही कहा कि चाइना अंदर घुस रहा है, लेकिन करना उसको हैंडल हमने अपनी मर्जी से, और आई एम श्योर कर लेंगे, कर लेंगे। एब्सोल्युटली। जैसे कि आपने सर कहा कि हमारी लीडरशिप को क्लैरिटी है चाइना को लेकर, और कि किस तरह से डील करना है, और आई एम श्योर टेक्टफुली चाइना के साथ रिश्तों को हैंडल किया जाएगा। जी लेकिन जो भी सिचुएशन हम बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें भारत काफ़ी समझदारी और बहुत सूझबूझ के साथ सभी स्टेप्स को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पूरी जी सिचुएशन में मुझे जो सबसे मजबूत नज़र आ रहा है वो रशिया नज़र आ रहा है। रशिया हर जगह एकदम अपनी सीट पक्की किए हुए, पूरे हमारे इस रीजन में, और अब अमेरिका के साथ भी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब में रशिया सबसे आगे निकल आएगा? रशिया की इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं करती, बहुत छोटी इकोनॉमी है, मिलिटरीली बहुत अच्छा है, न्यूक सबसे ज़्यादा है, और डिफेंस हुँ, प्रोडक्शन अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ये डाउट हुँ। नहीं। पर अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में कम है, हमें तो पता ही नहीं है लिथियम का है, तो एग्ज़ैक्टली, हम हमारे यहाँ से यहाँ तब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, पता जब वहाँ से तेल निकल आया, उधर से कहते हैं लिथियम निकल आया, 75 साल हर में दिन पता ही से नहीं था। खबरें आती हैं। तो नहीं, रशिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक हैंडीकैप है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर 2014 से लेके अब हम बीमारू इकोनॉमी जो 5 थी, उसमें उठ हुँ, के हम तीसरे पे आने को बैठे हुए हैं, तो फिर हमें समझना चाहिए कि ताकत कहाँ है पे। लड़ाइयाँ हुँ। पैसे से लड़ी जाती हैं। तो और अगर रशिया के हम ना सपोर्ट करते, चाइना ना सपोर्ट करता, तो रशिया कोलैप्स कर गया होता यूक्रेन वॉर में। हमने एक्चुअली, जो ट्रम्प बोल रहा है वो कुछ हद तक सच ये बोल रहा है कि हमने रशिया को बचाया, बट हमने रशिया के वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, हमने रशिया को पेमेंट रुपीज़ में की है, और हमने एब्सोल्युटली। वो अमेरिका के कहने पे वो तेल यूरोप में बेचा ताकि दुनिया में इन्फ्लेशन ना बढ़े, एक बैलेंस बना रहे, जो कि ट्रम्प को पता है, लेकिन अब उसकी आदत है ना। तो एब्सोल्युटली सर, वो बड़बोले हैं, उनका अंदाज़ वैसे ही है, वो बोलते जी हैं जी इसी तरह। जी, बिल्कुल। तो सर ये पूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिस तरह से अब चाइना जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता था,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान का जो की प्रोजेक्ट है, अब उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करने वाला है और इससे जो बदलाव है वो किस तरह के हुए और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमने इस पर बात की। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।